बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज के पूर्वोत्तर रेलवे के जोनल वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित हमारे एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी, कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमचंद मुर्मू जी और हमारे एनी रेलवे के जोनल प्रेसिडेंट बच्चूलाल जी, जोनल सेक्रेटरी राम प्रकाश जी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित MCF के हमारे जोनल सेक्रेटरी देवनाथ निर्मल जी, हमारे NWR जोन के वर्किंग प्रेसिडेंट विनोद मीना जी और उपस्थित तमाम साथियों, पूर्वोत्तर रेल के हमारे सभी पदाधिकारी और सदस्यगण। आज हमारा ये जोनल वार्षिक अधिवेशन चल रहा है और बीच में हमारे आदरणीय मंत्री जी यहाँ पधारे, कमलेश पासवान जी, और उन्होंने भी संबोधित किया। और अर्जुन राम मेघवाल साहब जो हमारे पैटर्न है केंद्रीय कानून मंत्री, उन्होंने भी हमको VC के माध्यम से आज संबोधित किया। अधिवेशन एक ऐसा अवसर होता है जिसमें हम लोग अपने सदस्यों के साथ जुड़ते हैं और उनको संगठन की गतिविधियों के बारे में बताते हैं और जो भी कार्य योजना है उसको हम लोग यहाँ तय करके आगे जमीन पर काम करने का काम करते हैं। तो ये अधिवेशन लगातार होने चाहिए पूरे देश में। हमारा संविधान विधान भी कहता है कि हमारे वार्षिक अधिवेशन राष्ट्रीय लेवल, जोनल लेवल, मंडल लेवल, कारखाना लेवल पर होने चाहिए और क्वार्टरली बैठक हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाती हैं और अधिवेशन भी अधिकांश लोग नहीं करते हैं। और जो करते हैं वो आज का जैसा अधिवेशन हुआ ऐसा इस तरह का अधिवेशन करते हैं कि 100-200 लोग आ गए और जोन का अधिवेशन हो गया। बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। जिस तरह का हम लोग जज्बा रखते हैं केंद्रीय कार्यकारिणी में और रेल मंत्री जी के सामने, उस तरह का धरातल पर यदि नहीं होगा तो फिर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हमने बच्चूलाल जी, राम प्रकाश जी, इनको अच्छी तरह से ये आगाह किया था और ये कहा था कि जोन के वार्षिक अधिवेशन में कम से कम 2000 लोग होने चाहिए, कम से कम। इन्होंने कहा नहीं 500-600 लोग तो हो ही जाएंगे और ये जो आपका स्ट्रेंथ है यहाँ का, ये उससे भी कम है हॉल का सीटिंग अरेंजमेंट, और सीटिंग अरेंजमेंट में भी आधे ही लोग आए हैं। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। एक तरह से आप इसको किसी भी तरह से देख सकते हैं। क्या वजह है कि हमारे मेंबर्स जो है वो हमसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, या क्या वजह है कि हम लोग लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है कि लोग हमसे संतुष्ट नहीं है, या हमारी कार्य प्रणाली लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन इसका जो ऑल ओवर प्रभाव है वो संगठन के ऊपर पड़ता है, हमारे हक और अधिकार के ऊपर पड़ता है। और शायद यही वजह थी कि 2 दिन पहले बाबा साहब की मूर्ति आपके जो कारखाना में लगी गोरखपुर में, और 1 दिन पहले लगी और उसके 2 दिन बाद उसको हटा लिया गया। बड़ा अपमान हुआ और मुझे तो कम से कम, पता नहीं किसी को दुख हुआ हो या नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा हुई कि पूरे देश में पहला ऐसा उदाहरण है, चाहे गलत मूर्ति लगाई या सही मूर्ति लगाई, लेकिन लगाने के बाद कभी मूर्ति हटी नहीं है। ये पहला अवसर हुआ है हमारे यहाँ गोरखपुर कारखाना में कि मूर्ति लगी और वो हटी, और हटी नहीं, उस कारखाना के लोग भी मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा, जो स्थानीय लोग पर हैं। और वजह क्या सामने आ रही है कि एक APO है कोई शर्मा पांडे क्या है, उसने बोल दिया कि आपको चार्जशीट मिल जाएगी और उन लोगों ने मूर्ति को रातों रात हटा लिया। ये हमारे लिए एक तरह से डूब के मरने की बात है। और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि यहाँ के प्रशासन को शायद ये अच्छी तरह से पता था कि ये लोग यूनाइट नहीं है, ये लोग अच्छी ताकत में नहीं है और इनमें एकजुटता नहीं है, और थोड़ी सी भी हम धमकी देंगे तो उसमें ये आ जाएंगे। इसका ये पहला उदाहरण है और मेरा ऐसा मानना है कि आज के बाद आपके हरेसमेंट और ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि रेल प्रशासन आपकी इस उपस्थिति को आंक नहीं रहा है,
रेल प्रशासन, उनकी इंटेलिजेंस, उनके अधिकारी लोग, सभी तरह से ये सूचनाएं जाती हैं कि जोन के अधिवेशन में कितने लोग आए, वहां क्या बातें हुई। दबे मन से भी आप लोग मूर्ति की बात को नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मेघवाल साहब को उस मूर्ति के अनावरण के लिए यहाँ लाने का हमने कार्यक्रम तय किया था, और उनको अभी भी यही मालूम है कि शायद मूर्ति का अनावरण हो रहा है, और उन्होंने अपने संबोधन में भी ये कहा है। और अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो आत्मसम्मान हमारा खोया है हमने, उसको वापस लौटाने का, वापस हासिल करने का हम काम करेंगे। और जैसे मेघवाल साहब ने बोला है कि जब भी उनका गोरखपुर की धरती पर आगमन होगा तब वो उस मूर्ति को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और पुष्पांजलि अर्पित जब ही होगी जब वो मूर्ति वहां स्थापित होगी और उसका अनावरण होगा। और मैं समझता हूं बच्चू लाल जी और राम प्रकाश जी कि यदि आपकी कारखाना कार्यकारिणी इस काम को करने में सक्षम नहीं है तो तुरंत ही आज से ही उसको बर्खास्त कर दिया जाए और नई एक अच्छी कार्यकारिणी का गठन वहां पर किया जाए। ये लिपापोती के काम नहीं है, आपको सख्त निर्णय लेने ही पड़ेंगे कुछ न कुछ, क्योंकि इससे पूरे संगठन पर प्रभाव पड़ता है, इससे आपके हक और अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। तो ये तो बात मूर्ति की रही कि हम इसका चाहेंगे कि सम्मान के साथ में वहां पर स्थापित हो और उसका अनावरण हो, और मेघवाल साहब उसमें अनावरण करने और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उसमें जरूर पधारें। दूसरा मेरा ऐसा आग्रह है कि जैसा अभी महामंत्री जी भी आपको बता रहे थे कि किस तरह से संगठन आरक्षण को बचाने की लड़ाई को लड़ रहा है, कोर्ट केसेस भी है, सड़क पर भी लड़ाई को लड़ना पड़ता है, प्रशासन के साथ भी लड़ना पड़ता है, लेकिन ये लड़ाई जब तक मजबूती के साथ नहीं लड़ी जा सकती जब तक हम तन मन और धन के साथ में संगठन को मजबूती न दे और उसको मजबूत न बनाए। आपने देखा, कई बार रिपीट करते हैं हम लोग, करोड़ों रुपए आपके आरक्षण को बचाने में खर्च होते हैं, और ऐसे में हमारे पास जो धन आता है वो जोनल रेलवेज के माध्यम से आता है, वो डिविजनल कमेटी के माध्यम से आता है, और वो हमारी ब्रांच कमेटी के माध्यम से आता है, और वो आता है आम मेंबर्स से। अब मेंबर्स को हम नहीं जोड़ेंगे तो वो हमारी मेंबरशिप नहीं लेंगे, वो मेंबरशिप नहीं लेंगे तो स्ट्रगल फंड भी नहीं होगा और आप उसमें अच्छा योगदान नहीं दे पाएंगे। एनी रेल का मैं, क्योंकि यहाँ अधिवेशन है इसलिए एनी रेल की बात कर रहा हूं, वैसे अनेकों रेलवे हैं जो अपने अस्तित्व के लिए सिर्फ बनी हुई है, लोगों की मेंबरशिप नहीं काटती है, लोगों को इस डर से मेंबर नहीं बनाते हैं कि कहीं कोई हमारा स्थान नहीं ले ले। तो जब तक ऐसा यदि बाबा साहब करते तो आपको ये आरक्षण नहीं मिलता, आपको ये संवैधानिक जो अधिकार हैं जितने भी, ये सारे नहीं मिलते। यदि वो सोचते कि मेरा स्थान कोई नहीं ले ले इसलिए मैं इसको सीमित रखूं, वो लड़ाई लड़ते गए, संघर्ष करते गए, संगठन बनाते गए नए नए, और नई नई राह पर वो चलते गए। उन्होंने पद की परवाह नहीं करी, उन्होंने बल्कि कानून मंत्री का पद भी जब उनके अनुसार काम नहीं हुआ तो वो भी छोड़ दिया, और कोई लोभ लालच उनके मन में नहीं था, इसलिए वो हमारा उत्थान कर पाए। और ऐसा ही यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज की सेवा, लोगों की सेवा हम कर पाएंगे। तो आप ऐसा काम करें कि आपको कोई नहीं हटा पाए। अब हमको कोई हटा ही नहीं रहा है, अशोक कुमार जी को नहीं हटा रहा कोई, 2003 से है, BL बैरवा को नहीं हटा रहा, वो भी इनके साथ से ही है, मतलब कोई नहीं हटा रहा है। थोड़े बहुत आते हैं, खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? हम तो नहीं डर रहे आप लोगों से, हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोग मजबूती के साथ आइए आगे और हमारा स्थान लीजिए आप लोग। लेकिन आप लोगों में ऐसा नहीं है, न कहीं डिवीजन में है न वर्कशॉप में। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं कहूंगा आज बात और आपको सुननी पड़ेगी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये जानकारी मिलकर के कि इज्जत नगर वर्कशॉप और डिवीजन से 30 लोग यहाँ आए, और इस समय तो शायद 30 भी नहीं होंगे यहाँ। आप कैसे चलाएंगे इसको? आपका बनारस से बोल रहे थे कि इतने लोग आएंगे, 500 लोग, कितने लोग आए प्रमोद जी बताएंगे? बनारस से कितने? 100, 500 की जगह 100 लोग आ गए इनके, और 100 लोग हैं तो फिर ये बाकी लोग कहां से आए हैं? लखनऊ कहां से आया है? कितने लोग आए हैं लखनऊ से? लखनऊ से कितने लोग आए हैं? हाथ खड़े करो। ये लखनऊ के लोग हैं, बताइए।
स्पेशल ट्रेन, एक्स्ट्रा कोच लग रहे थे और 1000 के ऊपर भीड़ आ रही थी लखनऊ से। कहां पे है ये भीड़? मतलब हमको गुमराह करते हैं आप लोग, अंधकार में रखते हैं एकदम। ऐसा क्यों करते हैं? आप 500 लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। हम इस जमीन पर आए थे, सीक्रेट बैलेट की चर्चा कर रहे थे महामंत्री जी। हमने मंत्री जी के साथ पैक्ट किया था, हमने मंत्री जी के साथ सौदा किया था और ये किया था कि हम आपको मजबूती देंगे, आप हमें मजबूती दीजिए। और हमने उनको मजबूती नहीं दी, लेकिन उन्होंने हमको मजबूती दी। ईमानदारी से हमने काम नहीं किया। आपके यहाँ एनी रेल में नहीं हुआ और किसी भी रेल में नहीं हुआ। 2-3 रेल छोड़ के कहीं भी हम एक सम्मानजनक फिगर अचीव नहीं कर पाए और फिर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमको सुविधाएं दें, वो हमारा सहयोग करें। अरे भाई, आप अपने कर्म के अंदर ईमानदारी रखिए कम से कम। आप कर सकते हैं तो करिए और नहीं कर सकते तो मना करिए स्पष्ट रूप से आप तो। लेकिन ऐसे धोखे में रखना ठीक नहीं है। आप हमें भी धोखे में रख रहे हैं, आप रेल मंत्री को धोखे में रख रहे हैं, आप SC/ST के एम्प्लॉयज को धोखे में रख रहे हैं, आपकी कमेटियों को धोखे में रख रहे हैं। आपने सबको धोखे में रखा हुआ है, तो ऐसा चलेगा नहीं। रेल प्रशासन आपकी इनफॉर्मल मीटिंग नहीं लेता, बड़ी मुश्किल से पिछली बार ली। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने 2-2 पार्टियां खड़ी हो जाती थी, बड़ी मुश्किल से एक पार्टी वहां खड़ी करी। और जब एक पार्टी खड़ी हुई तो मुझे तो वो भी बिखरती हुई लग रही है। मैं ईमानदार से बता रहा हूं, वो भी बिखरती हुई लग रही है। और ऐसा ही यदि चलता रहेगा तो हम लोगों के साथ में न्याय नहीं होगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये बात करेंगे कब, आखिर हम कब करेंगे? हम अधिवेशन में नहीं करेंगे, लोगों के बीच में नहीं करेंगे, और जो लोग काम नहीं कर रहे उनको एक्सपोज नहीं करेंगे या उनको सुधरने का बोलेंगे नहीं, तो कब बोलेंगे हम आखिर में? कब तक हम इस तरह से थूक के पकोड़े बनाते रहेंगे कि बहुत लंबी लंबी बात करके हम बताते रहेंगे कि हमारी ये है वो है, लेकिन धरातल पर है क्या? क्या कर रहे हैं हम लोग? तो ये मेरा कुछ अंदर का दर्द था जो मैंने आपको बताया। जैसा भी किया आपने, एक बार पहले अधिवेशन हुआ जब चंद्रशेखर ने किया था, एक दूसरे जो कम्युनिटी हॉल या इंस्टीट्यूट में हुआ था, उस समय भी यही हालात थे। और हम ये कह रहे थे कि शायद इस बार अच्छा होगा क्योंकि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, नई टीम है, जोश है। लेकिन इस बार भी अच्छा नहीं हुआ और इतने साल बाद भी यही स्थिति है, तो सुधार की कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? तो आप लोग इसमें सुधार करें, मेरा ऐसा मानना है। जहां तक केंद्रीय कार्यकारिणी का सवाल है, केंद्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय अधिवेशन केंद्रीय कार्यकारिणी का होता है और आप लोग कहते होना चाहिए। फोन करके पूछते अब की बार कहां हो रहा है? हमने घोषणा कर दी 25-26 नवंबर को हैदराबाद में होगा, रोज फोन आ रहे हैं। मतलब आपको केंद्रीय कार्यकारिणी के अधिवेशन के अलावा आपको अपना अधिवेशन नहीं करना है। आप जब केंद्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन होता है, गोरखपुर से 4-5 कोच भर के चले जाते हैं। स्पेशल ट्रेन एक रेल से जाती है, लेकिन गोरखपुर के अधिवेशन में नहीं आएंगे। राष्ट्रीय लेवल पर सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन जोनल कमेटी की नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन सेंट्रल कमेटी का होना चाहिए, नॉमिनेशन होना चाहिए, वोटर लिस्ट होना चाहिए, बायलॉज का एक एक शब्द लागू होना चाहिए, लेकिन जोनल कमेटी में नहीं होना चाहिए, मंडल कमेटी में नहीं होना चाहिए, ब्रांच में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सारे कानून क्या हमारे ऊपर लागू करेंगे आप लोग? हमको मिलना चाहिए अफसरों से, रेलवे बोर्ड से मिलना चाहिए, हमें रेल मंत्री से मिलना चाहिए। सब लोग ताली बजाते हैं और वो सोशल मीडिया है उसमें ऐसा भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अरे भाई, आप भी तो कुछ करिए। आपके यहाँ भी कोई MLA होंगे, MP होंगे, कोई मंत्री होंगे, रेल मंत्री भी आता होगा, रेल राज्य मंत्री भी आता होगा। आप भी तो कुछ करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? और ये नहीं कर रहे हैं, उसका यही वजह है। आपको फील्ड में जाना चाहिए। हमने काफी वर्षों पहले NWR में एक प्रयास किया और वो ये प्रयास किया कि मुझे खुद को ये एहसास हुआ कि जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो ऐसा थोड़ी एक सीधे ही बन गए थे। हम पहले ब्रांच के सेक्रेटरी बने, रेल में अपॉइंटमेंट के 3-4 महीने बाद, और ब्रांच के सेक्रेटरी के बाद डिवीजन के सेक्रेटरी बने।
डिवीजन के सेक्रेटरी के बाद वेस्टर्न के जोनल सेक्रेटरी बने, वेस्टर्न के जोनल सेक्रेटरी के बाद में एनडब्ल्यूआर के बन गए, और सीईसी के इलेक्शन में एजीएम एजीएस बन गए, और फिर मौका मिला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब हम ये सोच रहे हैं इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ये हमने चिंतन मंथन किया एक बार बैठ करके, ये राम सिंह जी, विनोद जी, इनके साथ। मैंने कहा अब इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कहाँ जाए, कोई रास्ता ही नहीं है। हमने कहा अपनी यात्रा को दोबारा ब्रांच से शुरू करते हैं, और हमने एक कार्यक्रम बनाया कि हम हर ब्रांच पर जाएंगे, और हम खुद जाएंगे, हमारे जोन के लोग जाएंगे और मंडल के लोग जाएंगे, और कोई जाए या नहीं जाए लेकिन बीएल बैरवा वहां जरूर जाएगा। और ये कार्यक्रम हमने हर ब्रांच पे जाकर के किया। एजेंडा ये दिया हमने कि जब हम जाएंगे डेट बताएंगे और पोस्टर पैम्पलेट चिपकेंगे पूरी ब्रांच के अंदर, और जो जहां मीटिंग होगी वहां पर उस ब्रांच के सारे मेंबर आएंगे, उनके भाषण सुनेंगे, हम उनकी समस्याएं नोट करेंगे। नोट करने के बाद हमारा जो प्रयास होता था कि जितनी ग्रीवेंस आई वो डीआरएम लेवल की है, डीआरएम को हम राइटिंग में लिख के देते थे, जीएम लेवल के जीएम को देते थे, और जिसने उठाई मांग उसको भी हम उसकी सूचना देते थे। 6 महीने के अंदर जो मेंबरशिप 800-900 पे आ गई थी, जयपुर मंडल के अंदर 3000 की मेंबरशिप हुई थी एकदम से। जोधपुर के अंदर 500-600 से ज्यादा मेंबरशिप नहीं थी, सीपी सिंह था उस समय। और जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया तो वहां 2000 के ऊपर मेंबरशिप एकदम से बढ़ गई। अजमेर के अंदर पहले से अच्छा था, लेकिन फिर भी जब हम गए तो उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया। इसी तरह से हमारा बीकानेर में हुआ। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, करिए आप, निकलिए आप ब्रांच पे जाए, और ब्रांच पे जाने के बाद में मेंबरों से मिले। आपने क्या किया बनने के बाद वो मेंबरों को बताइए, आप मंडल कार्यकारिणी बताए, जोन के लोग आए वो बताएं, और जोन क्या कर रहा है वो भी बताएं, और फिर सेंट्रल कमेटी क्या कर रही है वो भी बताएं, और उनकी समस्याओं को सुने। ऐसा आप करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, और ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाएगी और संगठन को मजबूत बनाएगी। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हम इनफॉर्मल मीटिंग ही नहीं करते। रेलवे बोर्ड ने आपको 2 इनफॉर्मल मीटिंग दे रखी थी। हम बड़े लंबे टाइम से मांग कर रहे थे कि आप, हमारी 2 मीटिंग कम है। पहले मंथली मीटिंग का पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकमेंडेशन था, तो इसको मंथली करिए। बोर्ड ने कहा नहीं, ये मंथली नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा होती है। हमने कहा क्वार्टरली कर दीजिए। क्वार्टरली के बाद हमको 3 मीटिंग मिली है, और हम 2 भी नहीं कर रहे। जब क्वार्टरली मांग रहे थे तो बोर्ड ने पूरे सारे जोनल रेलों से डाटा मांगे कि भाई 2 मीटिंग भी हो रही है कि नहीं हो रही है, और फिर हमने भी मांगे डाटा। मालूम पड़ा आधी सी रेलों में 2 मीटिंग भी नहीं हो रही है। तो आप बताओ, आपकी सुविधा बढ़नी चाहिए या छिननी चाहिए? बताइए आप, क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए क्या? कार्ड पास, डिवीजन लेवल पे मिले हुए कार्ड पास। अब डिवीजन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट यदि ब्रांच पे नहीं जाता तो बताइए कार्ड पास की आवश्यकता है क्या? भाई आप जाते नहीं हो तो है क्या? है? हाथ तो खड़ा कर दो यार, ये है नहीं है तो सरेंडर करो, या तो पद सरेंडर करो या कार्ड पास सरेंडर करो। आप मीटिंग नहीं करेंगे, आप ब्रांच पे नहीं जाएंगे, आप कार्ड पास का उपयोग नहीं करेंगे, आप मेंबरशिप नहीं करेंगे, मेंबरशिप का शेयर जमा नहीं कराएंगे। हम कहते हैं कि आपने मेंबरशिप जमा नहीं कराई। सर मैंने इस बार 100% जमा कराई। कैसे कराई भाई? 50 मेंबर बने थे, और 50 मेंबर पे जो पैसा आया उसका शेयर मैंने जो आगे तक भिजवा दिया। अब उसकी ब्रांच में आदमी 300 है और 50 मेंबर बनाए और शेयर भेज दिया, उसका सक्सेस रेट 100% हो गया। हो गया क्या? नहीं हुआ ना? दिस इज द कंडीशन। दीपचंद जी हंस रहे, ये आरपी सेल में थे, ये भी बड़ा गर्व करते थे कि मैं उनका यहाँ पे प्रतिनिधि हूँ और इतने लोगों के रिजर्वेशन रोस्टर के काम करता हूँ। लेकिन जब अंदर आके देखते हैं तो मुझे लगता है इनको भी दुख होता है। मतलब जो आपके लिए काम करता है, समय देता है, जब वो अंदर झांक के देखता है तो उसको बहुत दुख होता है। तो इसलिए ये मौका है कि हम अपने आप में सुधार करें
और संगठन को आगे बढ़ाने में आप सहयोग करें। राष्ट्रीय अधिवेशन 25-26 नवंबर न होकर के दिसंबर में जाएगा, वो भी 25-26 दिसंबर को हम सिकंदराबाद जाएंगे और जो तारीख फाइनल होगी वो आप लोगों को हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी ये चल रहा महीना अक्टूबर का, नवंबर दिसंबर 2 महीने आपके पास है। 2 महीने में आप मेंबरशिप के फिगर को आप लोग बढ़ाएं। आपकी इनफॉर्मल मीटिंग का हमने हमारे एनडब्ल्यूआर के अंदर इस बार ही 2 मीटिंग हमेशा होती है हमारी, और हमने टारगेट किया है कि हम 3 मीटिंग इस साल करेंगे। 2 मीटिंग ले चुके हम और तीसरी मीटिंग भी हम करेंगे। आप भी अपने जोन में करें, अपने मंडल में करें। एएन लेवल पर मीटिंग नहीं होती है। कुछ सुविधा ऐसी हैं जो ट्रेड यूनियन से हट करके हमको मिली हुई है, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर रहे। एएन लेवल पर जहां ब्रांचेज है उसको मीटिंग करना चाहिए, वो मीटिंग हम नहीं कर रहे। एक साथी मुर्मू साहब ने ये बोला कि भाई ये ऑल इंडिया ट्राइबल एसोसिएशन है, ये अलग करने की बात करते हैं लोग प्रतिनिधित्व के नाम पे। हमने हमारी जनरल बॉडी में ये निर्णय लिया कि भाई इलेक्टेड पोस्ट में हम लोग पिन रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन से आता है। सारे एसटी के भी आ सकते हैं और सारे एससी के भी आ सकते हैं, लेकिन नॉमिनेट तो हम लोग करते हैं ना। नॉमिनेट हम लोग करते हैं तो हमको नॉमिनेटेड पोस्ट में वो रेशियो को मेंटेन करना चाहिए। 2:1 का जो रेशियो है उसको मेंटेन करना चाहिए। हमारे ऐसे ऐसे जोन जो हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे डेली संपर्क वाले, विश्वास पात्र है, नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं साहब कोई है ही नहीं शेड्यूल ट्राइब का। क्यों, ये सही है क्या बात? अरे भाई 15-7.5% रिजर्वेशन है रेलवे में, और ब्रांच में भी 7.5% है, डिवीजन में भी है, जोन में भी है। 7.5% रिजर्वेशन तो है ना शेड्यूल ट्राइब का, है कि नहीं है? तो आदमी कहां गए? 7.5 में कोई नहीं मिल रहा क्या आपको? एक भी रेलवे ने इसको इंश्योर करने का काम नहीं किया। जो हमारे पहले से चल रहा है वो तो चल रहा है, जिनके चल रहा है, लेकिन किसी भी रेल ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये जनरल बॉडी में तय हुआ है तो हम इसको रिप्रेजेंटेशन को पूरा करें। इसका नतीजा सुन लो, आपने रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं किया। जो लोग रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे उन्होंने देखा ये रिप्रेजेंटेशन तो दे ही नहीं रहे, तो फिर उन्होंने मांग कर दी कि एक ऑल इंडिया एसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन को मान्यता दो रेल मंत्रालय से। एसटी कमीशन ने रिकमेंडेशन कर दिया और हमारे ऊपर फोर्स, रेलवे बोर्ड के ऊपर फोर्स कि भाई आप इसको दो मान्यता। जब रेलवे बोर्ड ने नहीं किया, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ एससी एसटी ने रिकमेंड किया, और उसके बाद ट्राइबल मिनिस्ट्री ने किया। कब तक ये बात चल सकती है आप बताइए? अभी हमने कल इंस्ट्रक्शन निकाले राइटिंग में और मैसेज के थ्रू भी कि भाई 31/10 तक आप अपनी हर कमेटी के अंदर 2:1 के रेशियो के अंदर एसटी का कोटा पूरा करिए, प्रतिनिधित्व आप निश्चित करिए। कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन हम तो सही चले। जब हम खुद ही सही नहीं चल रहे तो दूसरे से आप क्या अपेक्षा करोगे? हम खुद सही नहीं चल रहे हैं और हम ये कह कि ये मांग क्यों कर रहे हैं? अरे भाई आप उनकी मांग सुन ही नहीं रहे, आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। और जब सेपरेट हो जाएगा तब क्या होगा? अभी हम 22.5% हैं, फिर 2 टुकड़े हो जाएंगे, हम हो जाएंगे 15%, एससी हो जाएंगे 15%, एसटी हो जाएंगे 7.5%। क्या आरक्षण की लड़ाई को हम लड़ पाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट में जो करोड़ों रुपए कोई भी एक वर्ग दे देगा, नतीजा दूसरा और निकलेगा कि मान लो 15%, 15 लोग खड़े हो गए आंदोलन के लिए तो वो 7.5 होंगे, और कोर्ट में केस हुआ, एसटी का केस हो गया, एसटी एसोसिएशन ने रिप्रेजेंट नहीं किया, तो उस पर जो निर्णय होगा वो एससी के ऊपर भी होगा। आरक्षण वही नहीं छीनेगा, खाली आरक्षण यहां भी छीनेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम समय समय पर चर्चा करते हैं, समय समय पर निर्णय करते हैं,
लेकिन उसकी पालना नहीं करते सख्ती से। और वो पालना नहीं करने से वो कहते हैं ना, पहले फुंसी बनती है, फिर फोड़ा बनता है, फिर उसके अंदर कैंसर भी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, बड़ी बीमारी का वो रूप धारण ले लेता है। तो हमको उससे पहले ये करना चाहिए। इलेक्शन आए दिन चैलेंज होते हैं, हमारे जोनल कमेटी के भी होते हैं, सीईसी के तो हमेशा ही होते हैं, और बड़े स्ट्रगल के बाद में वो पूरा हो पाते हैं। डिवीजन के होते हैं, वर्कशॉप के होते हैं, ब्रांच के होते हैं। हमारे पास में खूब शिकायतें आती हैं। हमने कहा भाई आप सिस्टम पैदा करिए, जो सेंट्रल कमेटी प्रोसीजर फॉलो करता है वो प्रोसीजर आप लोग फॉलो करिए, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वहां कोर्ट केस हो जाते हैं, कोर्ट केस होते हैं और आपस में विवाद बढ़ता है। हमारे यहाँ एक और है, हमने बाहर हमारा एक स्वागत का बोर्ड देखा आज, आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं देखा। SC ST के 3 दलाल, आगे का नारा बोलो। SC ST के 3 दलाल, BL बैरवा, अशोक कुमार, बच्चू लाल। बच्चू लाल, बताइए, बोलो, नारा तो लगाओ यार, नारा लगाओ ना, यही लगा दो। नहीं लगाएंगे? क्या लगाएंगे? वाह वाह वाह। मेरा तात्पर्य है कि अभी भी हम लोगों को मतलब जो दिली भावना होती है संगठन के प्रति, अपने लीडर्स के प्रति, वो अभी भी नहीं है। और यदि नहीं है तो फिर हम कैसे काम करेंगे, आप बताइए। सोशल मीडिया पे देखते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं, कुछ लिखते नहीं। अरे भाई ये तो लिखो, ये झूठ है, ये अशोक कुमार चोर नहीं है, BL बैरवा चोर नहीं है, या मिलिंद अवार्ड फर्जी है, या फिर इनके तो हमारी कार्यकारिणी के तो इलेक्शन हुए थे, इनके कब हुए थे, इनको तो कोर्ट ने रोक लगा रखी है मिलिंद अवार्ड पे, BL बैरवा अशोक कुमार पे कहाँ लगा रखी है। और कुछ तो लिखो, उसमें पूछो तो सही सवाल। क्यों नहीं पूछते हम लोग सवाल? हम इसलिए नहीं पूछते कि आप हमारी वफादारी नहीं है। हम देख रहे हैं कि कल मिलिंद अवार्ड आ जाएगा तो उसके साथ में कमेटी बना लेंगे, कल कोई दूसरा आ जाएगा उसके साथ में बना लेंगे। एक आदमी, मैंने ये लिख दिया था सोशल मीडिया में, ग्रुप में डाला था, इंडिविजुअल भेज रहा था कि भाई आप कमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब आप मिलिंद अवार्ड से मिले हुए हैं और आपकी उसके प्रति आस्था है, और ये अनुशासनहीनता। उसने उसमें लिखा नहीं और उल्टा हमको मैसेज किया कि आपने मेरे लिए कैसे लिख दिया ये, और फोन पे बात हुई तो 1 घंटे तक नहीं छोड़ा उसने। हम उसको समझाते ही रह गए कि भाई ऐसा है, उस पर लिखो या हटो, या तो ग्रुप से निकलो या लिखो। लेकिन वो ऐसी समझ हमारे लोगों में नहीं है। तो क्या बाकी बातें तो महामंत्री जी ने कर ली थी और प्रेम सिंह जी ने अपनी बात कही दी थी। मेरे पास ये एक चैप्टर बचा था कि आपको संगठन की बात करूं और जो कमियां उनको दूर करने के लिए जागरूक करूं, और आपको इस बात के लिए तैयार करूं कि अब आने वाला जो समय है वो हमारे लिए ठीक नहीं है किसी भी तरह से। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है उसके ऊपर एक वकील कैसे जूता फेंक देता है। देश के प्रधानमंत्री और कानून मंत्री ने उसको कंडेम किया है, लेकिन देखने की बात यह है कि यदि कोई दूसरा CJI होता और हमारा आदमी जूता फेंक देता तो फिर क्या होता? खून खोलना चाहिए हमारा। तो हम इस मौके पर इसको भी, इस घटना को भी कंडेम करते हैं। हरियाणा में जो हुई घटना उसकी भी निंदा करती है, और हम ये निंदा नहीं, सड़क पर आना पड़ेगा। जब 2 अप्रैल को हम सड़क पर आए थे, जो हमारा SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो है उसके खिलाफ आदेश हुआ, और हम जब सड़क पर आए तो आपने देखा सरकार झुकी, और झुकने के बाद में उसमें हमारे पक्ष में फैसला हुआ, कानून बना और हमको उसका लाभ मिल रहा है। तो ऐसे हमको हर मुद्दे पर एकजुट होकर आना चाहिए।
एक और इश्यू है वर्गीकरण वाला, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ केस और सुप्रीम कोर्ट में हमारी एसोन पार्टी बनी है। वर्गीकरण भी एक ऐसा इश्यू है जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति को विभाजित करता है, और उसमें कंसेप्ट यह है कि जिन लोगों ने लाभ ले लिया है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिले, और जिन्होंने नहीं मिला है जिनको, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, और इस आधार पर इसका वर्गीकरण कर दिया जाए। इससे हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनमें भी ये भावना पैदा होती है कि इन लोगों ने ले लिया है, हमें नहीं मिला है, तो वो दो टुकड़े में बंटते हैं। इसमें हमको नीचे तक कैडर को ये समझाना चाहिए, हमारे हर जाति समाज के आदमी को, कि वर्गीकरण जो करना है वो हमको लाभ देना नहीं है बल्कि हमको बांटने का काम है। क्योंकि पॉलिटिकली जब जब हम एकजुट रहे हैं तब तब सरकारें हमारे सामने झुकी हैं, और जब हम बट गए हैं तब जो वो अपना काम करने में कामयाब हो गई हैं। तो यदि वो वास्तव में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं तो उनको फ्री एजुकेशन किया जाए। आप उनको क्यों नहीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने की जिम्मेदारी लेती है सरकार? क्यों नहीं उनके बच्चे जो हैं उनको अच्छे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में फ्री एजुकेशन देने का काम करती? क्यों नहीं वहां उनको अच्छे हॉस्टल और बोर्डिंग जो हाउस है वहां रखने का काम करती? तो ये सब एक्चुअल काम कोई नहीं करता है, सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से करते हैं। तो हमको ये समझाना चाहिए, नीचे तक समझाना चाहिए, और उसी के अनुसार हमको एकजुट होकर के काम करना चाहिए। मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कहा है, मैं उसके लिए आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि बुरा लगा तो माफ कर देना, लेकिन आप लोगों से ये कहूंगा कि आपको बुरा लगा है तो काम चालू कर देना। धन्यवाद। जय भीम।